उत्तराखंड से खबर मिल रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 8 हफ्ते में राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करे। हल्द्वानी के रवि शंकर जोशी की याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया है। वहीं सरकार ने कोर्ट में कहा है कि अब लोकायुक्त संस्थान पर अब तक 29 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 36 करोड़ का सरकार ने बजट भी जारी किया है। संस्थान में 24 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट ने सभी कर्मचारियों की सूची मांगी है। इसके साथ ही लोकायुक्त की नियुक्ति से पहले बाकी बजट से खर्च पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2013 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम एक्ट को आधार बनाया है और इस एक्ट के जरिए ही 1 साल में राज्य सरकारों को लोकायुक्त की नियुक्ति करनी थी। उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि 8 हफ्तों के अंदर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करके उसकी जो भी रिपोर्ट है उसको आप 8 हफ्ते के बाद सुनवाई में 10 अगस्त को जो सुनवाई होगी उसमें हाई कोर्ट के सामने पेश करनी है। उत्तराखंड में अफसर और विभाग काम को कैसे मजाक बनाते हैं, इसका बड़ा उदाहरण देहरादून में बन रहा है सैन्य धाम, जहां जिला प्रशासन देहरादून 3 साल में जमीन का विवाद नहीं सुलझा पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लान पर बन रहे इस प्रोजेक्ट पर सरकारी और प्राइवेट जमीन का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। मंगलवार को प्राइवेट जमीन मालिक मौके पर पहुंचे और प्राइवेट जमीन पर कंस्ट्रक्शन का आरोप लगाया। प्राइवेट जमीन मालिकों ने एजेंसी और ठेकेदार को तुरंत काम रोकने को कहा। विवाद बढ़ा तो मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर दौरा रद्द किया और एसडीएम देहरादून को लेकर मौके पर भेजा। एडीएम के आश्वासन पर तब प्राइवेट जमीन मालिकों ने अपना बोर्ड हटाया। बाद में सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सैन्य धाम पहुंचे और विवाद सुलझाने का भरोसा दिया है। मंत्री का कहना है कि 3 प्राइवेट मालिकों को जमीन दी जाएगी। सरकार हमारे साथ धोखा नहीं करेगी, हमें पूरा विश्वास है। हम सरकार के आगे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं, जो हमारी लैंड एक्वायर हो रही है या हमारा सड़क से जो सड़क जा रही है हमारी जमीन से, उसका हमें कुछ दिया जाए, लैंड के बदले लैंड दिया जाए, मतलब हमारा कुछ करा जाए। लेकिन आज जिलाधिकारी के सामने बैठ के बातचीत हुई है, उससे गिरी जो है जो उनको जमीन हस्तांतरित करनी है, हस्तांतरित कर दी जाएगी। बद्रीनाथ धाम में मुस्लिमों को त्योहार ईद उल जुहा नहीं मनाया जाएगा। इसको लेकर हिंदू संगठन के साथ साथ बद्रीनाथ व्यापार सभा, पंडा पुरोहितों, अलग अलग कामों में लगे ठेकेदार और मजदूरों की बैठक हुई है, जिसमें मांग की गई है कि बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज अदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईद की नमाज अदा करने की परंपरा नहीं है। वहीं मुस्लिम समाज के लोग जोशीमठ में ईद की नमाज पढ़ सकेंगे। साधु संतों ने कहा है कि गैर हिंदू बद्रीनाथ धाम से बाहर कहीं भी ईद की नमाज को अदा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सनातन धर्म के स्थान पर इस तरीके के आयोजन नहीं किए जाने चाहिए। जो ये ईद का त्यौहार आ रहा है मुस्लिम समुदाय का, उसके विषय में आज एक बैठक की गई और जिसमें बद्रीनाथ में जो कार्यरत जितने हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उन लोगों को एक संदेश दिया गया कि जो ये त्यौहार है धाम की पवित्रता और मर्यादा को बनाने के लिए बद्रीनाथ धाम में इसको त्यौहार को यहाँ नहीं मनाया जाएगा, इसको पूर्व की भांति जोशीमठ में मनाया जाएगा। देहरादून में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चल गए। प्रधानमंत्री मोदी बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि सीएम के सामने ही आईआरटीडी ऑडिटोरियम में दोनों पक्षों में लात घूंसे चल गए। बताया जा रहा है कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राहुल लारा को दूसरे भाजपा कार्यकर्ता ने थप्पड़ जड़ दिया था, जिस पर राहुल लारा के साथियों ने युवक की जमकर धुलाई कर दी। बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम में स्थानीय विधायक से लेकर भाजपा के नेताओं की मौजूदगी में यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। अल्मोड़ा में रानीखेत के सिंगोली में आज सुबह खेत में काम कर रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। लोगों की शोर मचाने पर गुलदार भाग खड़ा हुआ। जख्मी महिला को रानीखेत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि वन विभाग को कई बार फोन किया गया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया।
बागेश्वर में गुलदार की धमक से लोग काफी खौफजदा हैं। गुलदार लगातार रिहायशी इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार दोपहर कपकोट के ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार सड़क के पास दिखने से लोग सहम गए। लोगों ने इस दौरान गुलदार की वीडियो भी बना ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुलदार की कुछ गतिविधियां लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। इस घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बारिश के बाद नैनीताल रोड टूट गई है, जहां पर आपको बताते चलेंगे 20 गांव की आवाजाही पर इसका असर देखने को मिल रहा है। 12 पत्थर के पास टूटी सड़क के बाद पंगूट से लौट रहे पर्यटकों की राह भी रोकी गई है, लेकिन किसी तरह से गाड़ियों को निकाला गया है, जिसके बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। वहीं सड़क टूटने से पाइपलाइन भी टूट गई है, जिससे बड़े इलाके की पानी सप्लाई ठप हो गई है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार को लगाया है, लेकिन अभी कुछ वक्त इसमें लग सकता है। कोई अधिकारी आए हैं? परेशान हो गए हैं और इससे पानी की समस्या, यहाँ पाइपलाइन भी टूट चुकी, जिससे यहाँ ओक पार्क, चीना माल और आपका शेरवानी और पॉलिटेक्निक क्षेत्र बाधित हुआ है। इसको हमने मेजरमेंट ले लिए हैं इसके, तुरंत हम इसका एस्टिमेट बना रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है, और ताकि जिससे जल्दी से जल्दी इस काम को हम शुरू कर सकें। अब करेंगे उसको, वो हम पन्नियाँ वगैरह मंगा ली हमने, बरसातियाँ इनसे मंगवा ली हैं, ताकि लेबर को भी दिक्कत ना हो। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लेपुलेख रोड दूसरे दिन भी बंद है। ऐसे सैकड़ों लोग ऊपरी इलाकों में फंसे हैं। प्रशासन का कहना है कि रोड खुलने के बाद ऊपरी इलाके में फंसे लोगों को निकालने का काम किया जाएगा। पहले चरण में बीआरओ तवाघाट के पास पैदल रास्ता बना रहा है, फिर रोड खोलने का काम किया जाएगा। तवाघाट के पास विशालकाय बोल्डर जाने से इंटरनेशनल बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बंद है। रोड बंद होने से आदि कैलाश यात्री भी जगह जगह फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। 8 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश की चेतावनी है और इसके साथ ही तेज आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी हुआ है। पिछले 2 दिनों से पहाड़ पर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। ऐसे में फिर तेज बारिश का अलर्ट लोगों की दिक्कतों को बढ़ा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 30 जून तक कई क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इस बीच पहाड़ों में लगातार बारिश होने की वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी कमी दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम में जहां 15,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शनों के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अब संख्या घटकर 10,639 तक पहुंच गई है। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। हेमकुंड साहिब में हर दिन 3,000 तीर्थयात्री मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 30 जून तक कई क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लिहाजा सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता 4 धाम यात्रियों को लेकर है। यात्रा रोकने के पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि किसी को कोई परेशानी न हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो, किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, उसके अनुसार जिला प्रशासन वहां पर समय समय पर जो निर्देश जारी कर रहा है। सभी से मेरा भी अनुरोध है कि उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर जंगल में बने शिव मंदिर को सोमवार रात तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा, फिलहाल ये पता नहीं है। मंगलवार को मंदिर तोड़े जाने की जानकारी मिलते ही हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने खूब हंगामा किया। पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी मौके पर पहुंचे। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि मंदिर दशकों पुराना था, जहां मंदिर तोड़ा गया वहां पर उससे भी बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर में तोड़फोड़, प्राचीन शिव मंदिर। न्यूज 18 का उत्तराखंड की खबर
पर बड़ा असर हुआ है। राजधानी की फल सब्जी मंडी में गंदगी की खबर हमने 26 जून को दिखाई थी, जिसके बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंडी के सुपरवाइजर प्रदीप कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं सफाई का काम देखने वाली कंपनी का 1 महीने का पेमेंट रोक दिया गया है। न्यूज 18 की खबर के बाद मंडी में मंगलवार को साफ सफाई दिखाई दी है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने मंडी के मैनेजिंग डायरेक्टर को सभी मंडियों में सिस्टम ठीक करने के निर्देश दिए हैं। और कल जो मैंने दृश्य चैनल में देखा आपके, उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने तुरंत एमडी को फ़ोन किया, जो उसमें जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जो ठेकेदार है उसका 1 माह का, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी पेमेंट रोक दी गई है और उसको वार्निंग दी गई है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होगी तो तुम्हारा अनुबंध भी समाप्त कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं आज की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की। तो अब कैलाश यात्रा के लिए चीन जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर, भारत की अपनी सरजमी से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। पिथौरागढ़ में ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं और ये पहली बार पता चला है। ये एक्सक्लूसिव खबर न्यूज 18 बता रहा है। इसके बाद पर्यटन विभाग ने भी इलाके का दौरा कर लिया है और वहां से कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं। यानी कि अब कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए चीन जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत से ही कैलाश यात्रा हो सकेगी। कैलाश यात्रा हो सकेगी, कैलाश के दर्शन हो सकेंगे। लिपुलेख के पास नया रास्ता मिला है। अपने ही देश से आप कैलाश के दर्शन यहां पर कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शनों के लिए अब तक भारत की निर्भरता चीन पर थी, लेकिन अब ये निर्भरता पूरी तरह खत्म हो सकती है। असल में चाइना बॉर्डर के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन संभव हैं। नाबिढांग के ठीक ऊपर 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत आसानी से दिखाई देता है, लेकिन अब तक इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन कुछ स्थानीय लोग जब ओल्ड लिपुलेख की पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां से कैलाश पर्वत काफी करीब दिखाई दिया। इस संभावना की जमीनी हकीकत तलाशने गई अधिकारियों की टीम को भी कैलाश पर्वत के दर्शन काफी आसानी से हो गए। एक टीम ओल्ड लिपू लेक पास, जहां से हमारा माउंट कैलाश के दर्शन भी होते हैं, उस पास पे भी गई थी। उस एरिया को कैसे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों पे वहाँ पे विचार विमर्श करके अभी एक प्लान हम लोग देंगे। एंड इसमें आर्मी हो, हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, सभी के भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। चीन की परमिशन नहीं मिलने के कारण मानसरोवर यात्रा लगातार तीसरे साल भी बंद है। ऐसे में जब भारत की सरजमी से ही कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से हो रहे हैं, तो संभावनाओं के कई दरवाजे एक साथ खुल रहे हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के बाद यहाँ तक पहुँचना आसान तो पहले ही हो चुका है। साथ ही अपने देश की धरती से कैलाश के दर्शन होने से चीन पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पर्यटन महकमे की माने 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करना भी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाया जा सकता है। वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ से हमको कैलाश के दर्शन हुए हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं। और लेकिन वहाँ पर थोड़ा हमें कुछ डेवलप करना पड़ेगा। अभी ईटीवी आरबी की वहाँ पर चल रही है, थोड़ा हमको वहाँ पर व्यू पॉइंट बनाने पड़ेंगे, कुछ अच्छे वहाँ पर दूरबीन लगाने पड़ेंगे और थोड़ा सड़क को हमें बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर डेवलप किया जाएगा तो वो बहुत जल्दी जो है हमारा कैलाश दर्शन जो है पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। जोलिंगकोंग से 25 किलोमीटर ऊपर लिम्पियाधुरा चोटी से भी कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकते हैं। ऐसे में ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के करीब से कैलाश पर्वत के दर्शन पर्यटन में 4 चांद लगा सकता है। यही नहीं, जिसकी कल्पना अभी तक नहीं की थी, जब वो हकीकत हो चुका है तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि इस इलाके का महत्व कितना बढ़ जाता है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को आपदा सीजन की सभी तैयारियां पुख्ता रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने चारधाम यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो मौसम की अलर्ट को देखते हुए अपनी यात्रा प्लान करें।
क्योंकि अगले एक सप्ताह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और उसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है कि यात्रा है या चार धाम की यात्रा है, उसमें भी जो लोग श्रद्धालु और पर्यटक देश भर से आ रहे हैं उन सभी से हमने अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियाँ हैं या मौसम विभाग की जो चेतावनियाँ हैं, जैसा भी उनका निर्देश होता है उसको निर्देश को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। ऐसे में साल 2019 की तरह 2024 में फिर से उनके नैनीताल से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। इस बीच रावत ने भी ऐलान कर दिया है कि पार्टी आलाकमान जो कहेगा वो करेंगे। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से ज्यादा चुनाव लड़ाने की इच्छा जाहिर की है। लड़ने के विषय में हम तो सिपाही हैं, ये पार्टी को तय करना होता है। और मगर एक चीज जो है जो मैंने तय की है कि मैं पार्टी के लिए 5 सीटों पर प्रचारक के तौर पर काम करूंगा, जिनको मेरी यदि जहां जहां जरूरत होगी, नहीं भी होगी तो खुद ही जाकर के नमस्ते कर लूंगा, अपना काम करूंगा। और उसके लिए मैंने एक यात्रा प्रारंभ की है, कांग्रेस से जुड़िए। देहरादून रीजन के 10वीं सीबीएसई से संबद्धता रखने वाले स्कूल की 10 और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी गई है। उत्तराखंड और यूपी के ये 10 स्कूल जनरल मान्यता पर चल रहे थे और इन्होंने बोर्ड एग्जाम में रजिस्ट्रेशन के दौरान लापरवाही भी की थी। वहीं बोर्ड एग्जाम को नियमित तौर पर ना करवाना भी वजह माना जा रहा है। के संयुक्त सचिव की ओर से इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश हो गए हैं। सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि स्कूल पिछले कुछ सालों से बोर्ड परीक्षाएं लगातार नहीं करवा रहे थे, जो कि मान्यता की शर्तों का उल्लंघन है। वहीं कुछ स्कूल पिछले कुछ समय से रेगुलर भी नहीं चल रहे थे। 2-3 साल से स्पॉन्सर नहीं कर रहे, छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो उसी कारण से इन 10 स्कूलों की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास परिक्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का, 3 स्कूल उसके हैं, बाकी 7 स्कूल उत्तराखंड के हैं। तो ये लंबे समय से ऐसे ही चल रहे थे, तो इनको इनकी मान्यता रद्द कर दी। 28 जून को ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर G20 सम्मेलन में आए विदेशी डेलीगेट गंगा आरती करेंगे। वहीं मेहमानों के स्वागत और भव्य आरती की तैयारी चल रही है। मेहमानों का स्वागत चंदन के तिलक, रुद्राक्ष और तुलसी की माला के साथ किया जाएगा। सातकी नदी की आरती का धार्मिक महत्व बताते हुए जल संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। तो यहां पर जल संरक्षण का संदेश भी यहां पर दिया जाएगा। इस तरह की कोशिश और प्रयास यहां पर शुरू कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी तैयारी वहां पर की गई है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का एमटीबी साइकिलिंग अभियान जादुंग गांव से शुरू हो गया है। 3 दिन पहले सीएम धामी ने देहरादून से अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अभियान के तहत 6 सदस्य दल नेलांग घाटी स्थित जादुंग से बनबसा होते हुए देहरादून तक 1062 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये दल 11 जिलों से होकर गुजरेगा। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को नेपाल सीमा को छूते हुए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ से एक्सपीडिशन शुरू करेंगे। इसमें हम तकरीबन 1100 किलोमीटर की दूरी को नापेंगे और उत्तराखंड के 13 में से 11 जो जिले हैं उनको नापते हुए हम इसका अभियान का अंत जो है वो बनबसा होते हुए देहरादून में करेंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।